अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ारूक बलोच, बिज़नेस जर्नलिस्ट समा डिजिटल। अगर 2013 में आपने एक बिटकॉइन ख़रीदा होता तो 11,000 रुपये में आपको मिल जाता, और आज अगर आप उसको बेचने जाते तो इसके एवज़ आपको 36 लाख रुपए मिलते, क्योंकि उस वक्त बिटकॉइन $100 का चल रहा था और आज ये $23,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और अगर आपने 3 बिटकॉइन ख़रीद लिए होते तो आप 1 करोड़ से ज़्यादा का मुनाफा कमा चुके होते सिर्फ 7 साल के अंदर। अब ऐसा नहीं है कि ये आपकी पहुंच से बाहर हो गया, आपको 36 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे बिटकॉइन ख़रीदने के लिए। आप 3,60,000 में इसका 10वां हिस्सा भी ख़रीद सकते हैं, बल्कि 3600 रुपये में आप इसका 1000वां हिस्सा ख़रीद कर भी इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जब इसके प्राइस अगर मज़ीद ऊपर जाते हैं तो उसी तनासब से आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। लेकिन माजी की कारकर्दगी इस बात की गारंटी नहीं है कि फ़्यूचर में भी परफॉर्मेंस इतनी ही ज़बरदस्त होगी और इतना ही स्पीड से इसके प्राइसेस ऊपर जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि 2021 में या अगले 4-5 सालों में बिटकॉइन कितना ऊपर जा सकता है और आपको कितना प्रॉफिट दे सकता है। इसमें वीडियो में थोड़ा आगे चल के बात करेंगे। पहले मैं ये वजाहत कर दूं, ये वीडियो किन लोगों के लिए। वो लोग जो बिटकॉइन में दिलचस्पी रखते हैं लेकिन इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, जैसे थोड़े अरसे पहले तक मुझे भी नहीं पता था, और वो मालूमात चाहते ताकि ट्रेडिंग कर सकें, उनके लिए। और वो लोग जिन्होंने पैसा तो लगा दिया है मगर बहुत ज़्यादा अच्छी तरह नहीं समझते बिटकॉइन को या उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते। लेकिन ये वीडियो उन स्मार्टीज़ के लिए नहीं है जो पहले से इन्वेस्टेड हैं, बहुत ज़्यादा बिटकॉइन के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं और काफ़ी अरसे से सुबह शाम इसी काम में लगे रहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनको शायद मुझसे ज़्यादा ही पता होगा, तो वो अपना टाइम ज़ाया ना करें। एक और बात अहम है यहाँ पे, वो ये कि मैं क्योंकि बिज़नेस जर्नलिस्ट हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरी ट्रेनिंग ऐसी है, जब मैं बिटकॉइन की बात करूँगा तो इसमें जो पोटेंशियल है प्रॉफिट कमाने का, उसके साथ साथ जो इसमें रिस्क मौजूद हैं मैं उसकी भी बात करूँगा। और साथ ही क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल करेंसी है तो इस पर जो तनकीद होती है मैं उसका भी जिक्र करूँगा, जो शायद सबको पसंद ना आए, ख़ासतौर पर उन लोगों को जो बिटकॉइन को मार्केट करते हैं बहुत ज़्यादा और इसके बारे में बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत एक्साइटेड हैं। तो अगर आपको बुरा लगे तो एडवांस में माज़रत। बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप किसी नई मार्केट में जाते हैं तो उसके बारे में पता होना चाहिए, उससे ट्रेडिंग में आसानी हो जाती है। तो मैंने जब थोड़ी रिसर्च की तो कुछ चीज़ें समझ में आई जो आपसे शेयर करता हूँ। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है। अब आप सोच रहे होंगे डिजिटल करेंसी तो हर करेंसी होती है, क्योंकि आप बहुत सारे डॉलर हो गए या पाकिस्तानी रुपीज़ हो गए वो आपके बैंक में रखे होते हैं, उनको बगैर टच किए उससे आप चीज़ें ख़रीद रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं। तो वो आपकी बात सही है, लेकिन इसमें फ़र्क है कि बिटकॉइन जो है वो क्रिप्टो करेंसी है, यानी डिजिटल करेंसी तो है लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है मैं आपको मिसाल देकर समझाता हूँ। करंट सिस्टम के अंदर क्या होता है कि एक बंदा जब दूसरे को पेमेंट भेजता है तो उसको कोई थर्ड पार्टी लाजमी चाहिए होती है। वीज़ा, मास्टर कार्ड हो गए, पेपल हो गए या नॉर्मल बैंकिंग चैनल्स हो गए, आपको एक इंटरमीडियरी मिडल मैन थर्ड पार्टी की ज़रूरत होती है, तभी ये पेमेंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है। बिटकॉइन में ये चीज़ नहीं होती। आप पेयर टू पेयर पेमेंट्स यानी एक बंदे से दूसरे को डायरेक्ट पेमेंट की जा सकती है बिटकॉइंस की सूरत में, जो कि एक करेंसी है। इसको डिसेंट्रलाइज करेंसी कहते हैं। जो करंट करेंसी है उसको गवर्नमेंट्स कंट्रोल करती हैं, सेंट्रल बैंक्स कंट्रोल करते हैं। बिटकॉइन को कोई सेंट्रल अथॉरिटी, कोई गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक नहीं कंट्रोल करता। जैसे डॉलर को फेडरल रिज़र्व करता है, पाकिस्तानी रुपये को स्टेट बैंक करता है, और इन रेगुलेटर्स के हाथ में होता है कि कितने रुपीज़ जो है वो छापने, मनी सप्लाई कितनी रखनी है, मार्केट से कब पैसा ये निकालने, कब डालने, सब इनके हाथ में होता है। बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज करेंसी है, इसमें एक टोटल कंट्रोल पैसा भेजने और रिसीव करने वाले के हाथ में होता है। इसमें कोई सेंट्रल अथॉरिटी, कोई बैंक नहीं होता। ये इसका कमाल है और यही इसका एक जो है समझ लें कि पोटेंशियल है जिसको अट्रैक्टिव बनाता है। ये 2008 में सतोशी नाकामोटो नामी एक गुमनाम शख्स ने ये इंट्रोड्यूस कराई थी, एक वाइट पेपर लिख दिया था जिसमें उसकी तफसीलात शेयर की थी। ये बंदा कौन है ये कोई नहीं जानता, आज तक कोई इससे मिला नहीं है। इसका मकसद जो था वो ये था कि 2008 का जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था उसमें दुनिया की इकॉनमीज़, ख़ासतौर पे नॉर्थ अमेरिका और यूरोप की इकॉनमी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई और लोगों का ट्रस्ट ख़त्म हो गया था करंट फाइनेंशियल सिस्टम्स के ऊपर, जिसमें बहुत हद तक ये जो रेगुलेटर है फेडरल रिज़र्व टाइप जो डॉलर को कंट्रोल करते हैं और जो बैंक्स हैं जो कि मनी के फ़्लो को कंट्रोल करते हैं, उस पर से ट्रस्ट ख़त्म हो गया था। तो इसका मकसद ये था कि भाई इनके हाथ से ये कंट्रोल लेके आवाम के हाथ में दे दिया जाए। यही मॉडल है जो डिसेंट्रलाइज करेंसी का यानी क्रिप्टो करेंसी का है। इसमें कोई बैंक कंट्रोल नहीं करता, कोई हुकूमत कंट्रोल नहीं करती, कितने छापने, कब छापने, और इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस पेमेंट पे, मिसाल के तौर पे करंट चैनल में आपने देखा लॉक होता है, इतने डॉलर भेज सकते हैं, इतने नहीं भेज सकते। ऐसा कोई इसमें झंझट नहीं है, जिस वक्त चाहें, जिसको चाहें, जितने पैसे चाहें आप भेज सकते हैं। बिटकॉइन सबसे ज़्यादा पॉपुलर और एक्सपेंसिव क्रिप्टो करेंसी है, बट ये वाहिद नहीं है, और भी क्रिप्टो करेंसीज इसके बाद लॉन्च हो गई हैं, बट जिनको सारों को मिला के अल्ट कॉइन्स भी कहा जाता है। पर बिटकॉइन जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, इसलिए इसी पे रख के बात की जाती है।
ये जिस टेक्नोलॉजी पे सारी क्रिप्टो करेंसीज चलती है इनको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं, जिसकी तफसील में मैं नहीं जाऊँगा, मेरे ख्याल में आज के टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। कभी अगर हमने माइनर्स पे बात की तो शायद उस दिन मैं इसका जिक्र करूँ, फ़िलहाल इसको टच नहीं करते। इसकी खसूसियात क्या हैं? ये खसूसियात ये हैं कि ये इमीडिएट होती है, यानी आम सिस्टम में क्या होता है जब आप पेमेंट करते हैं जो थर्ड पार्टी बीच में इन्वॉल्व होती है तो टाइम लग जाता है, बाद का 2-3 दिन भी लग जाते हैं पैसा पहुँचने में। बिटकॉइन टू बिटकॉइन अगर आप करते हैं तो वो फ़ौरन इमीडिएटली हो जाता है। दूसरी चीज़ कि ये ट्रांसपेरेंट भी है। आम आप देखते हैं सिस्टम्स के अंदर 5000 का जाली नोट आ गया, डॉलर जाली छप जाते हैं। बिटकॉइन को फेक करना, काउंटरफीट करना या जाली बिटकॉइन बनाना नामुमकिन है, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं जो हर ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करते हैं। तो ये डिसेंट्रलाइज्ड है, किसी एक के कंट्रोल में नहीं है, तो ये बहुत ट्रांसपेरेंट होता है। साथ ही में ये एनोनिमस भी होता है, यानी कि जो पैसे भेजने वाला और पैसा रिसीव करने वाला उनको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उनकी शनाख्त नहीं कर सकते, क्योंकि एक एड्रेस होता है। फ़िज़िकल कॉइन नहीं है ये डिजिटल कॉइन है, और इसको कोई फ़िज़िकल ट्रेडिंग या लेन देन नहीं होती इसके अंदर, सारी डिजिटल होती है। और एक एड्रेस होता है भेजने वाले का और रिसीव करने वाले का, और उससे ये नहीं पता चलता कि वो बंदा कौन है। बिटकॉइन की सिर्फ ये खसूसियत नहीं है कि वो डिजिटल करेंसी है, बल्कि इसको डिजिटल गोल्ड भी कहा जाता है, यानी गोल्ड जैसी प्रेशियस मेटल से इसको कंपेयर किया जा रहा है। इसकी इतनी अहमियत हो चुकी है। इसको मैं मिसाल से समझाता हूँ। अगर आज के रेट्स देखे जाएँ तो एक बिटकॉइन के बदले आप 30 तोले सोना ख़रीद सकते हैं। ये भी गोल्ड की तरह लिमिटेड है। जैसे कि गोल्ड आपकी दुनिया में जितना मौजूद है, चाहे वो ज़मीन में दबा हो, ज्वेलरी की सूरत में आपके घरों में हो, या गोल्ड बार्स की सूरत में आपके कहीं बैंक अकाउंट में रखा हुआ हो लॉकर में, उतना ही गोल्ड है दुनिया में, एक्स्ट्रा नहीं है। इसी तरह बिटकॉइन को भी 21 मिलियन यानी 2 करोड़ 10 लाख के करीब कॉइन्स हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं माइन कर सकते, नहीं प्रोड्यूस कर सकते। और इसमें से अच्छे खासे प्रोड्यूस हो चुके हैं ऑलरेडी, और तकरीबन अब 3 लाख से भी कम रह गए हैं जो मज़ीद आने बाकी हैं। अगर आसान अल्फाज में समझाऊँ तो जो डॉलर और गोल्ड की खसूसियात को अगर कंबाइन कर लूँ तो वो सारी खसूसियात बिटकॉइन के अंदर मौजूद हैं। यही इसको एक प्रेशियस कमोडिटी बना देती हैं, जिसकी वजह से ये इतना कीमती हो चुका है। इसकी जो खसूसियात हैं, इसकी वजह से इसको कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू है फाइनेंशियल सर्विसेज की दुनिया में, और ये हमारी दुनिया चेंज करके रख देगा। और जो बैंक्स हैं, रेगुलेटर्स हैं, उनका पूरा का पूरा मॉडल इसने डिस्टर्ब करके रख दिया है, और इसमें बहुत पोटेंशियल है। लेकिन साथ ही में यही खसूसियात हैं जिसकी वजह से बिटकॉइन कंट्रोवर्शियल भी बन चुका है। और वो क्यों बन चुका है, इस पर अब बात करते हैं। बिटकॉइन अनरेगुलेटेड है और बहुत सारे मुल्कों में ये इल्लीगल है, बशमूल पाकिस्तान। स्टेट बैंक ने इसको इल्लीगल करार दिया हुआ है फ़िलहाल, और ये अनरेगुलेटेड होता है। इसकी वजह से दुनिया भर में इसको लेके बड़े ख़दशात हैं कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग में और मनी लॉन्ड्रिंग में बड़े आसानी से यूज़ हो जाएगा, क्योंकि जब आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे पेमेंट कर कौन रहा है, रिसीव कौन कर रहा है, तो बड़े आसानी से लोग क्राइम्स के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। और हमने देखा भी है कि जो हैकर्स होते हैं, जो सिस्टम्स को हैक करते हैं, वो पेमेंट बिटकॉइन से मांग रहे होते हैं ताकि उनकी आइडेंटिटी ना रह सके। डार्क वेब के ऊपर सारा जो पेमेंट का सिस्टम है वो बिटकॉइन में चल रहा होता है। ये इसको कंट्रोवर्शियल बना देता है, यानी क्रिमिनल्स के लिए ये बड़ा आसान है कि वो कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, टेररिस्ट फाइनेंसिंग कर रहे हैं, बिटकॉइंस में अगर कर लें तो वो ट्रेस नहीं होते। तो एक बहुत बड़ा मसला इसके साथ ये है, जिसकी वजह से दुनिया भर में रेगुलेटर ज़रा कंसर्न है इसको लेके। दूसरी बात, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है, रेगुलेटेड नहीं है, तो कोई गारंटी नहीं है। आप अपनी जेब से नोट निकाल के देखें, उस पर लिखा होता है कि स्टेट बैंक की या हुकूमत पाकिस्तान की गारंटी है कि जो उसकी वैल्यू है 1000 रुपये की, वो आपको मिलेगी। लेकिन बिटकॉइन पे कोई गारंटी नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। जब तक लोग एक दूसरे से एक्सेप्ट कर रहे हैं इसकी वैल्यू है। अगर आज कोई इसको एक्सेप्ट करना बंद कर देंगे तो इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि कोई इसके पीछे सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि इसका डिज़ाइन ही है कि इसको डिसेंट्रलाइज करेंसी बनाया हुआ है, इसलिए ये रेगुलेटेड नहीं है। इसके लिए कोई गारंटी नहीं है कि ये वो वैल्यू प्रोवाइड करेगा। जैसे आज के दौर में, आज के दिन में अगर $23,000 इसकी वैल्यू है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये वैल्यू आपको मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। जब तक लोग आपसे ख़रीद रहे हैं, वैल्यू मिल रही है, लोग ख़रीदना बंद कर दें तो आप किसी के पास जा नहीं सकते कि भाई मेरे बिटकॉइन के $23,000 मुझे दे दो। बिटकॉइन की ट्रेडिंग की बात कर ली जाए, क्योंकि ये इसको लेके बहुत सारे कंसर्न्स हैं, ये कंट्रोवर्शियल है, इस वजह से इसकी ट्रेडिंग भी बहुत ज़्यादा स्पेकुलेटिव है। ये बताना बड़ा मुश्किल है कि इस वक्त जो $23,000 पे ये ट्रेड कर रहा है, ये इसकी रियल वैल्यू है या नहीं। हो सकता है इसकी रियल वैल्यू $23,000 से ज़्यादा हो सकता है इससे बहुत कम हो, क्योंकि जो मार्केट में हाई पे इसको लेकर जो न्यूज़ चल रही होती है उस पर ज़्यादा ये मूव कर रहा होता है। इवन एक और चीज़ होती है डिमांड सप्लाई, जो कि बिटकॉइन के केस में बड़ा अनयूजुअल है, क्योंकि इस पर एक हार्ड कैप है, 21 मिलियन कॉइन्स ज़्यादा नहीं हो सकते। तो वो भी इसमें आम कमोडिटीज़ और करेंसीज़ के मुकाबले में एक मुख्तलिफ मामला हो जाता है। तो ये बहुत हद तक स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग है, सट्टेबाजी आप कह सकते हैं, इसीलिए बहुत सारे लोगों के इसमें पैसे भी डूबते हैं। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है, विच मीन्स मनी। तो मनी के जो फंक्शंस हैं 3 बेसिक, वो इसको मीट करने चाहिए। वन बाय वन देखते हैं। मनी क्या करती है, इट्स मीडियम ऑफ एक्सचेंज।
कि मैं एक चीज़ अगर ख़रीदता हूँ उसके बदले आपको मैं मनी देता हूँ, ताकि जो वैल्यू आप मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं आपको उसके बदले में करेंसी या मनी मिल जाए। बिटकॉइन की थोड़ी बहुत एक्सेप्टेंस आ गई है, कुछ बड़े रिटेलर्स भी ले रहे हैं, कुछ बड़े बड़े ब्रांड्स इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट टाइप। एक्सपीडिया एक फ़ॉरेन कंपनी है जो कि ऑनलाइन टिकट्स इशू करती है, सेल करती है, होटल्स वगैरह बुक करती है, वो बिटकॉइंस एक्सेप्ट कर रही है। इसका थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ चुका है, कुछ मुल्कों में इसकी ATMs भी आ चुकी हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं हो रहा, थोड़ी बहुत एक्सेप्टेंस बिल्कुल है इसकी। लेकिन अगर ग्लोबल स्केल पे देखा जाए, जैसे कि पाकिस्तान में इल्लीगल है, बहुत जगहों पे इसके लिए एक्सेप्टेंस अभी नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जाके किसी राशन की दुकान पे जाऊं और बोलूं भाई ये बिटकॉइन ले लो, बदले में मुझे आटा या चीनी दे दो। तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है, एटलीस्ट फॉर नाउ, अभी जब हम बात कर रहे हैं इस वक्त तक तो नहीं है। दूसरी चीज़ आती है स्टोर ऑफ वैल्यू। ऐसा एसेट जैसे कि गोल्ड है या डॉलर है या रुपीज़ हैं कि जिस पे गारंटी होती है कि भाई आपके ओवर टाइम शायद इतना डेप्रिशिएट नहीं होगा, अपनी वैल्यू को मेंटेन करेगा, 10-15 साल बाद मुझे वो वैल्यू मिल जाएगी अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो। ठीक है, इसके अंदर ये केस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। अभी तो लग रहा है कि शायद 2013 में $100 का था, अभी $23,000 पर है, तो स्टोर ऑफ वैल्यू तो है, बल्कि बड़ा अप्रिशिएट भी हो गया। लेकिन बीच में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आए जहाँ पे ये डिप हुआ है, क्रैश हुआ है, बाकायदा $3,000 की रेंज पर आ गया, $4,000 की रेंज पर आ गया 20,000 को टच करने के बाद। तो जब 4,000 पे आ गया उस वक्त आपको ज़रूरत पड़ती तो आपका दिवाली हो जाता। तो स्टोर ऑफ वैल्यू मैं नहीं समझता कि मुकम्मल तौर पे इस क्वालिटी को भी ये मीट कर रहा है, फ्यूचर में करेगा नहीं, इट्स अभी डिफ़िकल्ट, अब ये बताना मुश्किल है। तीसरी चीज़ आती है स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू। जब आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई सेल होती है, तो एक चीज़ के प्राइस डिसाइड होते हैं जो अग्रीड होने चाहिए सारी पार्टीज़ के दरमियान। एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि भाई ये फ़लानी गाड़ी इतने डॉलर्स की है, ताकि दुनिया भर में उसका एक स्टैंडर्ड प्राइस हो। बिटकॉइन पे जितनी फ्लक्चुएशन होती है, जितना ये वॉलेटाइल है, अभी तक स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू वाली क्वालिटी भी ये पूरी तरह मीट नहीं कर रहा। आगे क्या होता है ये बताना मुश्किल है। तो जो समझ लें कि जो खुसूसियात इसको स्पेशल बनाती हैं, वही खुसूसियात इसको कंट्रोवर्शियल भी बना रही हैं और स्पेकुलेटिव भी बना रही हैं। तो बिटकॉइन के पोटेंशियल पे तो हमने बात कर ली, इस पे जो रिस्क है मैंने वो भी डिस्कस कर लिया, इस पे तनकीद क्या होती है वो भी बता दिया, और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को ये कैसे सपोर्ट करता है उसका भी जिक्र कर लिया। अब वापस आते हैं अपने सवाल पर कि बिटकॉइन अगले साल या अगले चंद सालों में कितना ऊपर जा सकता है। इसको करेक्टली प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बहुत सारी इस पे रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी हैं। लोग फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस देते हैं, डेटा को और पैटर्न्स को स्टडी करके बताते हैं कि इसको कहाँ होना चाहिए, और कुछ लोगों का सही भी हो जाता है प्रेडिक्शन, कुछ लोगों का गलत भी होता है। अब जो प्रेडिक्शंस मुझे बेहतर लगे, पढ़ के ज़रा रीज़नेबल लगे, उनसे मैंने क्या समझा वो आपसे शेयर करता हूँ। 2020 यानी इस साल के एंड तक बिटकॉइन को $20,000 पर होना चाहिए था, लेकिन इस वक्त ये ऑलरेडी $23,000 पे जा चुका है। इस प्रेडिक्शन को इसने आउट परफॉर्म कर दिया और अभी 10 दिन तकरीबन बाकी हैं, तो आगे क्या होने वाला है नोबडी नोज़। एक फोरकास्ट के मुताबिक 2022 के एंड तक इसको $70,000 पे चले जाना चाहिए। एक और फोरकास्ट के मुताबिक 2025 तक इसको $4,00,000 पे चले जाना चाहिए। और एक ऐसी भी प्रेडिक्शन है जो कहती है लॉन्ग टर्म में $1 मिलियन का एक बिटकॉइन होगा। अभी लॉन्ग टर्म 10 साल है, 15 साल या 20 साल, नोबडी नोज़। लेकिन एक मिनट रुकें, ये फोरकास्ट तो बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि करंट प्राइस 23,000 पर है, तो लग तो ये रहा है कि अभी अगर ख़रीद लें तो बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे आप, लेकिन ज़रूरी नहीं है ऐसा हो। ये भी हो सकता है कि आज आप बिटकॉइन ख़रीदें और अगले दिन वो क्रैश हो जाए। इस बात को मैं आपको मिसाल देकर समझाता हूँ। दिसंबर 2017 में भी बिटकॉइन $20,000 का पीक टच कर चुका था, लेकिन उसके बाद अगले 2 महीने में क्रैश हो गया और $8,000 तक चला गया। उसके बाद अगले साल यानी 2018 में फिर मज़ीद नीचे गिरा और $3,000 तक भी आ गया, और उसके बाद 2019 में फिर ऊपर जाके $12,000 टच किया, और इसी साल यानी 2020 के शुरू में ये गिरने के बाद $5,000 पर भी आ चुका था। तो अब ये वापस $5,000 से ऊपर आके बड़ी स्पीड से 15,000 इनफैक्ट $18,000 का एडिशन करके ये $23,000 पे आ खड़ा हुआ है। तो ये पिछले 3 साल का अगर आप डेटा देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि जो बिटकॉइन के प्राइस है उसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल, बहुत ज़्यादा वाइल्ड स्विंग्स आते हैं। इनफैक्ट आज सुबह भी मैं देख रहा था कि एक दिन में कोई 400-500 से लेकर $1,000 तक से प्राइस ऊपर नीचे होते हैं। तो इसमें आपने देखा, मैंने मिसाल भी दी कि इतना बड़ा पीक मारा, फिर नीचे आगे क्रैश हो गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। तो बहुत वॉलेटाइल करेंसी है, ये आपको देखना है और आपको जहन में रखना है, इसको देखते हुए इन्वेस्टमेंट करनी है। ये पॉसिबल है कि जितनी स्पीड से पिछले कुछ महीनों में ये गया है, इस साल जो मार्च और जो ये पेंडेमिक आया था कोरोना का, उसके बाद जो रैली आई है इसके अंदर, यानी $5,000 से जब ऊपर गया है तो ये 23,000 पे जा चुका है और जाया जा रहा है। तो पॉसिबल है कि बहुत सारा पैसा इसमें वो आ गया हो इन्वेस्टमेंट का
जो दूसरी जगहों से निकला हो, क्योंकि गोल्ड की तरह इसको भी सेफ़ हेवन्स की तरह लोग ट्रीट कर रहे हैं। अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है, इकॉनमीज़ खुलेंगी, दूसरी तरफ भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। हो सकता है कि इसके अंदर बहुत सारा ऐसा पैसा आ गया हो जो इसकी नेचुरल ग्रोथ नहीं थी बल्कि स्पेकुलेटिव थी। अगर वो इसमें से निकलेगा, सेलिंग होगी, तो ये एकदम से गिर भी सकता है। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि अगला जो अब इसका डिप है वो बिल्कुल इट मे बी राउंड द कॉर्नर, कि आप पता लगा ख़रीदें और वो गिर जाए। मेरे ख़्याल में थोड़ा सा बेहतर होगा कि उसका इंतज़ार कर लिया जाए। लेकिन अगर फिर भी आप सोचते हैं कि नहीं, आपको लगता है कि नहीं आप बुलिश हैं, आपको इसमें इन्वेस्ट करना है और अगले डिप का वेट नहीं करना, वैसे तो वाइज ये होगा कि अगला इसका जो डिप आना उसका वेट करें ताकि ये बहुत नीचे जाए, उस वक्त आप ख़रीदें। लेकिन अगर आपने उसका इंतज़ार नहीं करना तो दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप इसको ख़रीदें, लेकिन अपना सारी जो आपकी सेविंग्स है या जो टोटल अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं पूरा मत लगाएं। 5 से 10% का एक्सपोजर लें और उसमें आपको थोड़ा तजुर्बा भी होगा, सीखेंगे भी ट्रेडिंग इसमें कैसे होती है, और वो आप इसमें लगा दें ताकि अगर ये गिरता भी है तो आपका ज़्यादा नुकसान ना हो। एक और चीज़ आप कर सकते हैं कि आप इसके अंदर 2 टारगेट्स रखें, एक फ्लोर लगाएं और एक सीलिंग लगाएं। फ्लोर से मुराद ये आप जहन में रख लें, यार $23,000 पे इस वक्त बिटकॉइन चल रहा है और मैं 5-10% लगा देता हूँ अपनी। मैंने अगर 1 लाख फॉर एग्जांपल मेरे पास सेविंग्स है, मैं 10,000 इसमें लगा देता हूँ और मैंने ये टारगेट रख लिया है कि 23,000 पर है। अगर ये गिरता है, ऊपर जा रहा है तो फिर तो मज़े ही मज़े, लेकिन अगर ये गिरता है तो मैं 20,000 तक तो बर्दाश्त करूँगा कि ये गिर के 20,000 तक आ जाए। जहाँ ये $20,000 से नीचे गिरेगा मैं अपने पैसे निकाल लूँगा। तो ये आपने एक फ्लोर लगा दिया, उससे होगा कि नुकसान आपका मिनिमाइज़ हो जाएगा। दूसरी तरफ आप सीलिंग भी लगा सकते हैं, यानी आपने 23,000 पे ख़रीदा और आप नोट करें यार जहाँ ये 25,000 क्रॉस करेगा मैं इसको बेच दूँगा, मैं ज़्यादा लालच नहीं करता, ठीक है। तो आपने लगा दिया और जब ये 25,000 को हिट करता है तो आप उसमें से प्रॉफिट लें और निकल जाएँ। उसके बाद इंतज़ार करें दोबारा कब गिरेगा और फिर ख़रीदें। इनफैक्ट बिटकॉइन में ट्रेडिंग के भी 2-3 तरीके हैं। एक लॉन्ग व्यू होता है, लोग लगा के बैठते हैं। हो सकता है 2013 में जिसने $100 का ख़रीदा था वो अभी तक लेके बैठा हो, ये लॉन्ग व्यू है। उसने बहुत पैसे बना लिए बट उसने बर्दाश्त किया जब वो क्रैश होकर वापस 3,000 पे, पहले 20,000 पे गया, उसके बाद 3,000 पे आया तो वो अपने आप को कोस रहा होगा, यार मैंने क्यों नहीं प्रॉफिट लिया जब 20,000 पे आया था। फिर 3,000 पे आया तो उसको लगा होगा यार मेरा तो दिवालिया हो गया, मेरा प्रॉफिट कम हो गया सारा, लेकिन वापस 23,000 पे आ गया। वो लॉन्ग टर्म व्यू लेके बैठा हुआ है, उसको पता है कि यार मैंने लॉन्ग टर्म में इसको जब तक ये 4 लाख 1 मिलियन भी नहीं जाएगा मैंने नहीं निकालना। बट पता नहीं जाता है या नहीं जाता। तो ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं शॉर्ट व्यू लो, यानी जहाँ थोड़ा सा आपको नज़र आए तेज़ी आ गई है, आपको डर लगना शुरू हो गया कि बहुत ऊपर चला गया, बेच दो, उसके बाद इंतज़ार करो। 3-4 साल उठा के देख लें। ऐसा हुआ है कि जब जब इसने स्पीड मारी है, तेज़ी मारी है, बहुत पीक पकड़ा है, उस वक्त उसके फ़ौरन बाद फिर गिरा भी है। तो इस वक्त बहुत ऊपर जा चुका है। मेरे ख़्याल में आप या तो इंतज़ार कर लें थोड़ा और ऊपर जाए, लेकिन बेहतर है कि अगर आपने स्पेशली अगर $5-6 हज़ार डॉलर का डिफरेंस आ चुका है ऑलरेडी तो बहुत अच्छा टाइम है, आप इसमें प्रॉफिट लें और निकल जाएं और वेट करें कि दोबारा कब गिरेगा और आपके पास अपॉर्चुनिटी आ जाए। ऐसे भी ट्रेडर हैं जो दिन में बार बार जो मैंने बताया कि दिन के अंदर भी इतनी फ्लक्चुएशन होती है कि कभी $200-300 से लेकर $1,000 तक का भी प्राइस में डिफरेंस आया था। लोग उसके अंदर भी प्रॉफिट बना रहे होते हैं, इंतज़ार करते हैं, पीक आया बेच दिया, फिर देखा अगर यार $1,000 गिर गया फिर ख़रीद लिया। हर जो वॉलेटाइल मूवमेंट होती है उस पर वो पैसे बनाते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि बिटकॉइन एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, मैं नहीं समझता एक वीडियो में समेटा जा सकता है। इसमें बहुत सारे एंगल्स हैं। स्पेशली अभी हमने बात भी नहीं की कि आपने इसमें ख़रीदना कैसे है, ट्रेडिंग कैसे करनी है। तो ये सिर्फ एक्सप्लेनर था, समझाना था टॉपिक। अगर आप चाहते हैं इससे मज़ीद वीडियो करें तो आप हमसे कमेंट्स की सूरत में अपना फ़ीडबैक दे सकते हैं, लाइक्स और शेयर्स की सूरत में ये वीडियो लोगों तक पास ऑन कर सकते हैं। और अगर हमें बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस आता है तो हम बिटकॉइन के ऊपर मज़ीद वीडियोज़ करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।